आदाब नाज़रीन, आलम इस्लाम इस हफ्ते में आपका खैर मकदम है। आलम इस्लाम की इस हफ्ते की अहम सरगर्मियों के जायजे के साथ मैं हूं तहसीन मुनव्वर। आलम इस्लाम इस हफ्ते में इस बार सऊदी अरब में शहजादों की गिरफ्तारियों से क्या बगावत कुचली गई, गिरफ्तारियों को लेकर चमगोइयों का बाजार गर्म। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने 1500 तालिबान कैदियों की रिहाई के लिए हुक्मनामा जारी किया। तालिबान ने अफगान हुकूमत की तरफ से कैदियों की मशरूत रिहाई को मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा इराक में नई हुकूमत की तश्कील में भरपूर ताउन को तैयार। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदे की इराकी सदर से मुलाकात में यकीन दहानी। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि वो तुर्की के साथ पनाह गुज़ीनों के मुआहदे पर बदस्तूर कायम। तुर्की ने कहा कि मुआहदे को वक्त के तकाज़ों के साथ मजीद मजबूत करने की जरूरत। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मशरिक़ वुस्ता समेत दुनिया के दीगर मुस्लिम ममालिक में भी कोरोना वायरस के मुतादिद मामलों से तशवीश। और तेल के मामले में सऊदी अरब और रूस के दरमियान जारी तनाज़ा आलमी मईशत के लिए खतरे की घंटी, बाजार हुए धड़ाम। आलम इस्लाम पर अपनी राय देने के लिए आज हमारे दरमियान है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब। आफ्ताब कमाल पाशा साहब, आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। तो आइए आलम इस्लाम हफ्ते का आगाज करते हैं सऊदी अरब में बगावत की खबरों पर। सऊदी अरब में सीनियर शहजादों की गिरफ्तारी बहस का मौजू बन गई है। मुख्तलिफ हलकों में ये चर्चाएं हो रही हैं कि वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर आखिर इन शहजादों को क्यों हटाया गया। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने बगावत की सुगबुगाहट को महसूस करते हुए ये कदम उठाया है। देखिए ये रिपोर्ट और फिर इस पर बात करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें उर्फ़ आम में MBS कहा जाता है, इनके लिए तनाज़ात कोई नई चीज़ नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान का तनाज़ों से रिश्ता चोली दामन का रहा है। सन 2015 में जब से इनकी ताबनाक तरक्की की शुरुआत हुई, तब से इन्होंने सियासी निज़ाम में सबसे ऊपर पहुँचने के लिए बेरहमाना अज़ाइम का मुज़ाहरा किया है और इसके लिए इन्होंने अपने हर तरह के मुखालिफिन और नक़ादों को खामोश करवाया है। इस मर्तबा MBS के अज़ाइम का शिकार सऊदी शाही खानदान के अराकीन हुए हैं, जिनमें इनके एक चचा और साबिक वज़ीर दाखिला शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज़ और एक कज़न शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ शामिल हैं। हालांकि इन पर कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मोहम्मद बिन सलमान एक बार फिर अपने हरीफों के खिलाफ क्यों सरगर्म हैं, और वो भी ऐसे में जब वो पहले से ही कमज़ोर हैं और इक़्तिदार पर इनकी गिरफ्त को चैलेंज करने की अहलियत नहीं रखते। इसका हकीकी जवाब तो सिर्फ वही जानते हैं, क्योंकि सऊदी अरब जैसे मुल्क में सरकारी ज़राए से मुकम्मल सच्चाई तक रसाई हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन एक बात तय है कि वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को ये बात पता है कि उनके इस अमल के लिए उन्हें न तो बैनुल अक़वामी सतह पर और न ही मुल्की सतह पर कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। सन 2018 में इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने में सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल के बाद बैनुल अक़वामी सतह पर बदनामी और तनकीद से निकल आने के बाद MBS के लिए खौफ की कोई बात बाकी नहीं रही। ये नज़्म ज़ब्त कायम करने के लिए किया गया इक़दाम था, जिसका मकसद वफादारी हासिल करना और सबको ये बावर करवाना था कि बिलाशुबह मोहम्मद बिन सलमान ही सऊदी अरब के बॉस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। प्रोफेसर पाशा, सऊदी अरब में क्या ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं शाह सलमान के भाई की और दीगर शहजादों की, तो क्या उसमें आपको लगता है कि वाकई कोई बगावत की आहट थी, जिस तरह कहा जा रहा है कुछ उनके दरमियान इस तरह की बातचीत जो है वो पकड़ी गई? बगावत तो नहीं है, जैसा कूदेता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। मलिक सलमान, उनकी तबीयत नाजुक है और वो कुछ हफ्ते पहले जो बयान देने वाले थे, जब तुर्की के एर्दोगान से बात हो रही थी, तो दो अल्फाज भी ठीक से बोल नहीं पाए। तो अंदेशा ये है कि वो या तो बहुत ही बीमार हैं या कुछ बोलने के लायक भी नहीं है। अभी उनकी तस्वीरें आई हैं जिसमें सफीरों से बात कर रहे हैं, ये पुरानी तस्वीरें मानी जाती है ये। अच्छा, हाँ, ये पहले से तैयार करके रिकॉर्ड करके रखे हैं। लेकिन जिस पैमाने पे लोगों को अरेस्ट किया गया है, फैमिली मेंबर्स, मिलिट्री जनरल्स और ब्यूरोक्रेसी वाले, तकरीबन 50 से 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें अहम हैं
सलमान के छोटे भाई जो है, भाई अजीज। अहमद अब्दुल अजीज जी। और क्राउन प्रिंस जो पहले थे सलमान 2015 से पहले मोहम्मद बिन नायफ और उनके भाई और अब्दुल्ला के जो 2 बेटे थे मुतैब जो नेशनल गार्ड के थे, उन सब को लेके तकरीबन 15-16 रॉयल फैमिली मेंबर्स हैं। लेकिन जो उस वक्त 3 पकड़े गए तो उसमें से 2 को तो छोड़ भी दिया गया। जी, उनसे ये वादा लिया गया था लिखित में कि वो मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं उनको सपोर्ट करेंगे। और ये पूरा मेरे ख्याल से ड्रामा नचाया गया है जो 2017 में रिट्स कार्ल्टन में आपको याद होगा कि 200 से ज़्यादा रॉयल फैमिली मेंबर्स को, वलीद बिन तलाल और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उसमें से 2/3 को रिहा कर दिया गया था। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो काउंसिल है उसके वो चेयरमैन बनने के उनकी मामला था। जी, बया काउंसिल, हाँ, बैत अलीजियंस काउंसिल, काउंसिल जिसको कहते हाँ। हैं, वही काउंसिल जहाँ पे बैत की जाती है। जी, एक तरह से। वही काउंसिल जो सलमान के बाद जो किंग बनेगा उसको लेजिटिमाइज करेंगे। तो इस शक और अंदाजे से ये पूरा ड्रामा नचा गया फिर गया। भी उसके अंदर तो उन्हीं के ज्यादा लोग होंगे ना, MBS के ही। MBS के ही अब चूंकि वैकेंसी है अब, हाँ। तो उन्हीं के लोगों को भरा जाएगा और किसी भी तरह मोहम्मद बिन सलमान अपने वालिद के गुजरने या इनकैपेसिटी के बाद वो किंग बनना चाहते हैं, जो कि रॉयल फैमिली मेंबर में ये बहुत बड़ा कदम होगा। तो ये ऐसा भी मुमकिन है कि वहाँ बहुत से लोग इससे राजी ना हो। सबसे बढ़ के उलमा में, जिनको कई सीनियर उलमा को हिरासत में लिया गया है, बंदी बना के पिछले 3 सालों से उनको रखा गया, कई गुजर गए हैं टॉर्चर की वजह से, जो भी मामले हुए हैं। तो उलमा की तरफ से भी काफ़ी अपोजिशन हुआ है इन रिफॉर्म्स को जो मोहम्मद बिन सलमान MBS जो ला रहे हैं। तो रॉयल फैमिली से, उलमा से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स तो यकीनन ये देखने की चीज़ है कि आइंदा सऊदी अरब में क्या होता है, उस पर नज़र रखनी होगी। और आलम इस्लामी हफ्ते में यहाँ वक्त और मुख्तसर वक्फे का लौट कर आते इस ब्रेक के बाद। हफ्ते में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं आलम इस्लाम में इस हफ्ते की एक और बड़ी खबर की जानिब, और हम चलते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने 1500 तालिबान कैदियों की रिहाई के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया है। अफगान सदर के मुताबिक ये फैसला बैन अल-अक़वामी मुज़ाकरात के सिलसिले में खैर सगाली के तौर पर किया गया है। सदारती हुक्मनामे में तमाम कैदियों को मैदान जंग में वापस न आने की तहरीरी जमानत देने का तकाजा किया गया है, और यही जो है तालिबान के लिए जो है मुश्किल है। तालिबान ने अफगान हुकूमत की तरफ से कैदियों की मशरूत रिहाई को मुस्तरद कर दिया है। देखिए रिपोर्ट और इस पर अब बात करेंगे। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने तालिबान के 1500 कैदियों को रिहा करने के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया है। सदर अशरफ गनी के दस्तखतशुदा हुक्मनामे के मुताबिक रोजाना 100 कैदियों को अफगान जेलों से रिहा किया जाएगा, यानी 1500 कैदियों को 15 दिन के अंदर रिहा किया जाएगा। ताहम सदारती हुक्मनामे में तमाम कैदियों को मैदान जंग में वापस न आने की तहरीरी जमानत देने का तकाजा किया गया है। अफगान सदर के मुताबिक ये फैसला बैन अल अफगान मुज़ाकरात के सिलसिले में खैर सगाली के तौर पर किया गया है। तालिबान और अमेरिका के दरमियान 29 फरवरी को दोहा में तय पाए अमन मुआहदे में 5000 तालिबान कैदियों को रिहा करने का वादा किया गया था। इसके बदले में तालिबान को अपनी कैद में मौजूद 1000 सरकारी फौजी हुकूमत के हवाले करने हैं। अशरफ गनी की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक बकिया तालिबान कैदियों की रिहाई बैन अल अफगान मुज़ाकरात शुरू होने के बाद बतदरीज अमल में आएगी, जिसका दारोमदार तालिबान की तरफ से तशद्दुद में कमी पर भी होगा। सदारती हुक्मनामे के तहत हुकूमत तालिबान कैदियों को उनकी उम्र, सेहत की हालत और जेल में बकिया मुद्दत की बुनियाद पर रिहा करेगी। ताहम तालिबान को तशद्दुद में कमी के वादे पर कायम रहना होगा। कैदियों की रिहाई का मकसद दोनों अतराफ के माबैन एतमाद की फ़ज़ा पैदा करना है और अफगानिस्तान में 18 साला जंग के खात्मे के लिए बराह रास्त बातचीत का आगाज करना है। तालिबान ने कहा है कि कैदियों की मशरूत रिहाई का ऐलान अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। तालिबान ने हुकूमत पर बदएतमादी के साथ काम करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि हुकूमत ने सिर्फ उन कैदियों को रिहा करने का मंसूबा बनाया है जो बूढ़े, बहुत बीमार हैं या जिनकी सज़ा ख़त्म हो चुकी है। तालिबान के सियासी तर्जुमान सुहेल शाहीन ने 10 मार्च को कहा था कि तालिबान सिर्फ अपनी फहरिस्त में शामिल कैदियों को ही कबूल करेंगे। याद रहे कि अफगान सदर अशरफ गनी ने तालिबान कैदियों की रिहाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था।
یہ صدارتی حکمنامہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ نے طالبان کے ساتھ پہلے سے طے شدہ معاہدے کے حصے کے طور پر افغانستان سے اپنے فوجیوں کا انخلا شروع کر دیا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ پروفیسر پاشا، جی اس وقت عبداللہ کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے وہ بھی اپنے آپ کو صدر مان کے انوگریشن اور اوتھ سیریمنی لیا، اور ان کے ہزاروں کے سپورٹرز ان کے پاس تھے جب اوتھ سیریمنی ہوئی، اور چونکہ وہ چیف ایگزیکٹو رہے ہیں پچھلے 4-5 سالوں سے، تو ان کا بھی اثر و رسوخ افغان پولیٹیکل سسٹم میں کافی زیادہ ہے، اور یہ مان کے چل رہے ہیں کہ وہ جو پوزیشن ان کی تھی اسی کے سلسلے میں ابھی جاری رہے گی، اور طالبان کے امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس میں ان کو بھی شامل طالبان کہہ رہا ہے کہ معاہدے میں کہیں پہ بھی یہ شرائط نہیں تھی کہ یہ لوگ واپس جنگ میں نہیں شامل ہوں گے جن لوگوں کو چھوڑا جائے، اور پھر یہ مشروط طور پہ 100 کر کے چھوڑیں گے۔ تو اشرف غنی کیا ٹائم بائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا طالبان کو جو ہے گھیر رہے ہیں؟ دیکھیے طالبان کافی ناراض ہیں، آپ کو پتا ہو کہ معاہدے کے 2-3 دن بعد کافی گھمسان کی لڑائی ہوئی اور کئی لوگ شہید ہوئے۔ طالبان کا کہنا تھا کہ 5,000 سے 6,000 طالبان قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ فوراً عبدالغنی نے اس کا ڈینائل کیا، انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ معاہدہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے، اور ہم اپنے انٹر افغان ڈائیلاگ میں ہی اس کو طے کر کے رہا کریں گے۔ لیکن امریکہ کا دباؤ اشرف غنی پہ ہوا اور اس لیے وہ مان گئے۔ امریکہ کا واپسی شروع ہو گئی ہے؟ جی، فوراً 2 دن پہلے ہی انہوں نے باگران ایئر بیس سے ویژولز آ رہے تھے کہ کئی تقریباً یہ جو افغانستان سے جا رہے ہیں یہ امریکہ واپس جا رہے ہیں، کہیں اور ان کو بھیجا جا رہا ہے؟ ان کو دوسری جگہ تعینات کریں گے، عمان میں کچھ جائیں گے اور کویت میں بھی کچھ جانے کا اندیشہ ہے، اور جو ناردرن پارٹ عراق میں ہے اسلامک اسٹیٹ کو جنگ کے خلاف یوز کرنے کا، وہاں پہ بھی کچھ امریکہ واپس نہیں جائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا وہ۔ طالبان جو ہے وہ ابھی بھی بہت مضبوط ہے اور اشرف غنی کو جھکا بھی سکتے ہیں۔ آپ نے صحیح فرمایا، کیونکہ طالبان کا اب اتنا پاور بڑھ گیا ہے۔ پہلے ایسٹرن پروونسز قندھار سے لے کے غزنی تک تھا، لیکن اور علاقے ان کے کنٹرول میں آ گئے ہیں، اور جس تیزی سے وہ اپنا کنٹرول بڑھا رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اگلے کچھ مہینوں میں کابل تک بہت نزدیک پہنچ جائیں گے، اور اسی وجہ سے امریکہ نے یہ مانتے ہوئے چلا کہ ان کو کنٹرول کسی بھی حالت میں نہیں کر سکتے۔ یہ کہ جو وہاں پہ انتخابات ہوئے صدر کے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ عراق کے صدر برہام صالح نے بغداد کے الاسلام محل میں اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ برائے عراق جینی ہینس سے ملاقات کی ہے۔ جینی ہینس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اقوام متحدہ عراق میں نئی حکومت کی تشکیل میں بھرپور تعاون کرنے کو تیار ہے۔ وہیں عراقی صدر نے کہا کہ عراق میں جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اقوام متحدہ کی مدد نہایت ضروری ہے۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ وہ ترکی کے ساتھ پناہ گزینوں کے معاہدے پر بدستور قائم ہے۔ برسلز میں ترکی صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات کے بعد یورپی کمیشن کی صدر ارسولا فان ڈر لیئن نے کہا کہ یورپی یونین اس معاہدے کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ وہیں ترکی کا کہنا ہے کہ ڈیل کو وقت کے تقاضوں کے ساتھ مزید مربوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسے وقت پر جب ترکی اور یونان کی سرحد پر پناہ گزینوں کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے برسلز میں یورپی یونین کی قیادت سے ملاقات کی۔ ترک صدر سے ملاقات کے بعد یورپی کمیشن کے صدر ارسولا فان ڈر لیئن اور یورپی کونسل کے صدر شارل مشل نے کہا ہے کہ سن 2016 میں پناہ گزینوں سے متعلق یورپی یونین اور ترکی کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، یونین اس کے تئیں اب بھی پرعزم ہے۔ برسلز میں ایک پریس کانفرنس سے بات چیت میں فان ڈر لیئن نے کہا ہے کہ مہاجرین اور یونان دونوں کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن ترکی کو بھی حمایت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے معاہدے کی راہ تلاش کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ترک صدر کے ساتھ 9 مارچ کی میٹنگ بنیادی طور پر یہ واضح کرنے کے بارے میں تھی کہ اس سلسلے میں دونوں فریق ماضی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور ہم ترکی کے بیان کا کس زاویے سے جائزہ لیتے ہیں، تاکہ اس بارے میں مشترکہ موقف اختیار کر سکیں کہ کہاں کن چیزوں کی کمی ہے۔ ترکی اور یونان کی سرحد پر پناہ گزینوں اور یونانی سیکورٹی فورسز کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ طاقت کا بیجا استعمال قابل قبول نہیں ہے اور حکام کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی کارروائی تناسب کے اعتبار سے کریں۔ یورپی سرحدوں کے احترام کے ساتھ ساتھ بنیادی حقوق کا احترام بھی لازم ہے۔ یورپی کونسل کے صدر شارل مشل نے بھی ترکی اور یورپی یونین کے درمیان معاہدے کی پاسداری پر زور دیا۔
ख्याल रहे कि तुर्की की हुकूमत इस मुआहदे से दस्तबरदार होने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आलम इस्लाम इस हफ्ते में यहाँ वक्त है मुख्तसर वक्फे का, लौट कर आते हैं इस ब्रेक के बाद। आलम इस्लाम इस हफ्ते में आपका एक बार फिर खैर मकदम है, और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की कुछ मुख्तसर मगर अहम खबरों पर। न्यूज़ इन ब्रीफ। कोरोना वायरस से निपटने के लिए ईरान ने 1962 के बाद आलमी मालियाती फंड IMF से कर्ज मांगा है। ईरान ने $5 अरब देने की अपील की है। ईरान ने जल्द कर्ज मिलने की उम्मीद जताई है। चीनी हुकूमत कैंप में बंद गैर मुसलमानों के आज़ा निकाल कर कोरोना मुतासिरीन का इलाज कर रही है। चीनी मीडिया की एक रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है। ये खबर मुख्तलिफ हलकों में बहस का मौजू बन गई है। अफगानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत ने बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात के लिए टीम तश्कील दे दी है। अशरफ गनी ने कहा है कि बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात एक तवील मरहला है। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात में कमी करते हुए इन्हें ईरान पर हमले से रोकने की करारदाद हतमी तौर पर मंजूर कर ली है। अवामी नुमाइंदगान में हुई वोटिंग में इस करारदाद के हक में 227 जबकि मुखालफत में 186 वोट पड़े। पीर के रोज अफ्रीकी मुल्क सूडान के दारकूमत खार्तूम में वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक के काफिले के करीब एक बम धमाका किया गया, तहम हमदोक इस हमले में महफूज रहे। इसराइल के वज़ीर दिफा नफ्ताली बेंट ने मशरक़ी यरूशलेम में फ़लस्तीनियों के लिए मुतनाज़ा ज़ेर ज़मीन सड़क की तामीर की मंजूरी दी है। दरअसल इसराइली हुकूमत ग़र्ब उर्दन के मक़बूज़ा इलाक़ों पर इसराइली बस्तियों की तामीर के मंसूबे में तोसी चाहती है और इसीलिए ये मंजूरी दी गई है। मलेशिया के वज़ीर आज़म मशरुद्दीन यासीन ने मुल्क में इकोनॉमिक कौंसिल की तश्कील का ऐलान किया है। मलेशियाई वज़ीर आज़म मशरुद्दीन यासीन का कहना है कि इक़्तिसादी कौंसिल मुल्क में कोरोना की वजह से लुढ़कती मईशत पर नजर रखेगी। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ऐसा लगता है कि चीन के बाद ईरान और इटली ही सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। मशरिक़ वुस्ता समेत दुनिया के दीगर मुस्लिम ममालिक में भी कोरोना वायरस के मुतादिद मामले सामने आए हैं। वायरस से बचाव के लिए मुख्तलिफ सतह पर एहतियाती तदबीरें की जा रही हैं। कुछ मुल्कों में कोरोना की रोकथाम के सिलसिले में मुस्बत नताइज भी सामने आए हैं। देखिए रिपोर्ट। इस्लामी जमहूरिया ईरान कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर है। मुल्क में कोरोना वायरस से न सिर्फ हलाकतों की तादाद में इजाफा हो रहा है बल्कि मुतासरीन की तादाद भी बढ़ रही है। ईरानी हुकूमत कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। एयरपोर्ट से लेकर तमाम अवामी मकामात तक खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। तमाम स्कूलों को पहले ही बंद कर दिया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने 20 मार्च को ईरान के नए साल जश्न नौरोज़ की तक़रीबात से खिताब भी मनसूख कर दिया, क्योंकि ईरान की वज़ारत सेहत ने मुल्क भर में हर किस्म की तक़रीबात पर पाबंदी आयद कर दी है। आयतुल्लाह खामनई ने ईरान के सदर हसन रूहानी को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुहिम का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। हसन रूहानी का कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ पूरी हुकूमत बरसरे पैकार है। सैकड़ों अफराद को इस बीमारी से निजात भी मिली है और इन्हें घर भेज दिया गया है। WHO ने बेहतर इक़दाम करने के लिए ईरानी हुकूमत की सताइश भी की है। दूसरी जानिब सऊदी अरब में कोरोना वायरस के मजीद नए केसेस सामने आने के बाद यूरोपीय यूनियन और 12 दीगर ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी अरब ने जिन मुल्कों पर पाबंदी लगाई है उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। सऊदी अरब में कोरोना मुतासरीन की तादाद 45 से तजावुज़ कर गई है। कुवैत ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए तमाम कमर्शियल परवाजें मुअत्तल कर दी हैं, जबकि दफातर और स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। वाज़ेह है कि कुवैत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 72 से तजावुज़ कर गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात में वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 59 से तजावुज़ कर गई है। बहरीन में वायरस से 189 से ज़ायद अफराद मुतासिर हैं, जबकि मिस्र में वायरस के 67 से ज़ायद केसेस दर्ज किए गए हैं। कतर में कोरोना वायरस से 262 से ज़ायद अफराद मुतासिर हैं, जबकि इराक़ में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 71 से तजावुज़ कर गई है। फ़लस्तीन में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 28 है, जबकि इसराइल में ये तादाद 75 क्रॉस कर गई है। दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 19 से ज़ायद हो गई है। वहीं मलेशिया में 116 से ज़ायद अफराद मुतासिर हैं। तुर्की में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। अफगानिस्तान में भी कोरोना वायरस से मुतअद्दिद अफराद मुतासिर हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुब्तला अफराद की तादाद 19 से बढ़ गई है। सिविल एविएशन ने मुल्क में कोरोना वायरस की रोकथाम के सिलसिले में मजीद इक़दाम किए हैं, जिनके तहत बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के मुसाफिर हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म पुर किए बगैर एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकते। अफगानिस्तान में भी कोरोना वायरस के मुतअद्दिद केसेस सामने आए हैं। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया और मराकश में भी कोरोना के केसेस दर्ज किए गए हैं। इस तरह दुनिया के मुख्तलिफ मुस्लिम मुल्कों में कोरोना से खौफ, हरास और दहशत का माहौल है और बड़े पैमाने पर एहतियाती तदाबीर जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
प्रोफेसर पाशा, ईरान में क्यों ये जो है ज़्यादा कोरोना के मरीज नज़र आ रहे हैं? इसमें दो अहम वजूहात हैं। एक तो शुमाली ईरान में जो कैस्पियन सी है, जिलान प्रोविंस है, मज़ंदारान है, वहाँ से चीन और ईरान का काफ़ी ट्रेड कॉमर्स है, बहुत सारे शिप्स आते हैं और हज़ारों की तादाद में चीन के बिजनेसमैन वगैरह कैस्पियन सी के ज़रिए आते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो नॉर्थन ईरान में प्रोविंसेस हैं, जिलान और मज़ंदारान प्रोविंस, वहाँ खिल्लत है इस बात की, जो मेडिकल सप्लाईज हैं और हॉस्पिटल में आईसीयू यूनिट्स की कमी है और सैंक्शंस का भी कुछ इसमें असर है जी। लेकिन वहाँ के अस्पताल इसके लिए तैयार नहीं थे, जो मेडिकल स्टाफ था और लेकिन ईरानी हुकूमत ने भी देखा जाए तो जो वहाँ पे इलेक्शन वगैरह की जो चीज़ें चल रही थी उनपे भी उस तरीके से रोक नहीं लगाई थी, जो शुरुआत हुई थी। उन्होंने कुछ ढील दी इनिशियली, जब सख्ती के साथ इसको रोकना चाहिए था। तो जिलान से होते हुए तेहरान पहुंच गया और वहाँ के स्कूल कॉलेजेस को भी बंद किया गया है। लेकिन फिर भी आम तौर पे जो जिस तरीके से इटालिया और वुहान में ब्लॉकेड हुआ, किसी को आना नहीं जाना, एक चीज़ में देखिए, ये जिस तरह का ये वायरस चल रहा है, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी निकल के आ जाती है, ये नुकसान पहुंचाती है ना। ईरान में एक मजहबी रहनुमा, उनका भी इंतकाल हो गया इसी वायरस से। वो जो है वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये जी, कुछ तेल इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे, जिससे कोई प्याज खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इससे बचना चाहिए जी। लेकिन असल बात यह है कि वहाँ गवर्नमेंट भी कुछ नरमी बरती और सप्लाईज भी काफ़ी कम है सैंक्शंस की वजह से। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरा ताउन के साथ जो भी कमी है सप्लाईज दुबई से और कुवैत से और दूसरे दीगर ममालिकों से एयरलिफ्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को ईरान के साथ इस मामले में तो खड़ा होना चाहिए, ताकि वहाँ पर जो है ये कोरोना वायरस का जो फैलाव है रोका जा सके। हमारे काफ़ी लोग वहाँ फंसे हुए हैं जी। रशिया, चीन और यूरोपियन यूनियन काफ़ी मदद कर रहे हैं। चीन कई एयरक्राफ्ट चीन तो खुद बेचारा नहीं, अब धीरे धीरे उनको भी मदद कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं आखिर में कि तेल के मामले पर जारी सऊदी अरब और रूस के दरमियान तनाज़े ने आलमी मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, जिसके बाद तेल की कीमतों में काफ़ी कमी आई है। इस तनाज़े की वजह से दुनिया भर के स्टॉक बाजार भी ठह गए हैं। तेल पैदा करने वाली दो बड़ी ताकतों सऊदी अरब और रूस ने वसी माली वसाइल जमा कर लिए हैं, जो उन्हें तेल की कीमतों की तवील जंग लड़ने में मदद फराहम कर सकते हैं। अब देखना यह है कि तेल की इस जंग में कौन बाजी मारता है। आप ये रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाज़त दीजिएगा और आगे तक के लिए खबरदार रहिए, बेदार रहिए। प्रोफेसर आफ्ताब बादशाह का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। सऊदी अरब ने खाम तेल की कीमत कम करने के साथ ये इशारा भी दिया है कि वो इसकी पैदावार में इजाफा कर देगा। इस ऐलान के साथ ही आलमी मंडियों में तेल की कीमतें 1/3 गिर गई थी। दोनों मुल्कों की सरकारी ऑयल कंपनियों सऊदी अरामको और रोसनेफ्ट के शेयर्स भी बुरी तरह नीचे गिरे। दुनिया के दो बड़े तेल बरामद कुनंदगान ममालिक सऊदी अरब और रूस ने किसी भी माशी झटके से बचने के लिए तकरीबन $500 बिलियन के ज़खायर जमा कर लिए हैं। रूसी ज़राए के मुताबिक रूस $30 फी बैरल बर्दाश्त तो कर सकता है, लेकिन इसे खाम तेल से होने वाली आमदनी का टारगेट हासिल करने के लिए मजीद खाम तेल फरोख्त करना होगा। तजिया निगारों के मुताबिक ये जंग जितनी तवील होती जाएगी, दोनों मुल्कों को नुकसान भी उतना ज़्यादा होगा और उन्हें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। ताहम दूसरी जानिब इन दोनों ममालिक की इस कशमकश से फ़ायदा पाकिस्तान जैसे उन ममालिक को होगा जो खाम तेल के खरीदार हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तेल की पैदावार बढ़ाने का हुक्म उस वक्त दिया जब रूस ने खाम तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक की उस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया जिसमें कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए पैदावार में कमी लाने की तजवीज़ दी गई थी। रूस के मुकाबले में सऊदी अरब के पास भी ज़र मुबादला के तकरीबन $500 अरब के ज़खायर मौजूद हैं। इसकी सालाना माशी तरक्की के हिसाब से ये ज़खायर तकरीबन 25% बनते हैं और सऊदी अरब मज़ीद माली कर्जे हासिल करने की पोजीशन में भी है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेल और स्टॉक मार्केट्स क्रैश करने की वजह झूठी खबरों को करार दिया है। ट्रंप का इस मामले पर तबसरा करते हुए कहना था कि सारिफीन के लिए अच्छा है कि ईंधन की कीमतें कम हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।